एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़, नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़, अगला इसमें लिखो, के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण 60 अंश है। जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे की ओर चलता है, जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे की ओर चलता है तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल है। मैंने कहा ऊंचाई और दूरी का मैं सवाल इतना क्यों लिख रहा हूं? लिख इसलिए रहा हूं कि सवाल में तो ही है फिगर कैसे बनाना है। बाकी सवाल त्रिकोणमिति का कराएंगे तो तुरंत सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसको लिख इसलिए रहे हैं कि लाइन बाय लाइन जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसमें कहाँ मीनार है, कहाँ मकान है और कहाँ पेड़ है। समझ गए? तो चलो हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है। जैसे मान लो इधर नदी है, ये रूम है ना, इसके बाद नदी है, तो हम नदी के किनारे खड़े हैं। व्यक्ति क्या करता है? नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी का वो किनारा, जो दूसरा किनारा है, उधर एक पेड़ है। जैसे मैं मान लूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, समझ गए? और ये देखो, ये नदी है, ये क्या है? नदी है। और मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूं और ये इस नदी का ये दूसरा किनारा है। ये नदी का क्या है जी? नदी का पहला किनारा। नदी का पहला किनारा ये हो गया, समझ गए? और ये दूसरा किनारा है। तो व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है? तो व्यक्ति नदी के पहले किनारे पर खड़ा है और इस किनारे पर क्या है? तो इस किनारे पर एक पेड़ है। समझ गए? या तो यहाँ पर खड़ा है या तो यहाँ पर, दोनों तरफ तुम कर सकते हो। समझ गए? तो चलो हम जो है इधर ही कर देते हैं। हम इसको पहला कर देते हैं। यहाँ पे जो है पेड़ है, इसको दूसरा किनारा कर दो, दूसरा किनारा हो जाएगा। किसी को पहला दूसरा कर सकते हो। ये आ जाओ, ये पहला हो जाएगा, आ जाओ, ये पहला किनारा हो जाएगा। समझ गए? देखो नदी का ये पहला किनारा हो गया, ये नदी का दूसरा किनारा हो गया। पहले किनारे पर व्यक्ति खड़ा है, दूसरे किनारे पर पेड़ है। जहां से व्यक्ति पेड़ को देखता है, समझ गए? ये पेड़ का शीर्ष बिंदु है, ये पेड़ का पाद बिंदु है। तो जब व्यक्ति यहाँ से पेड़ को देखता है तो ये दृष्टि रेखा बनती है। समझ गए? देखेगा तो कुछ कोण बनेगा ना। जैसे मैं इधर ऊपर देख रहा हूं तो हमारी आंख से और कैमरा जो लगाया है उसके बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। समझ गए? अगर मैं नीचे देखूं तो वही अवनमन कोण हो जाता है। अगर हमारी दृष्टि ऊपर की ओर उठती है तो उन्नयन। यहाँ पे खड़ा है, पेड़ ऊंचा है तो उन्नयन बनेगा ना। तो कितने अंश का कोण है जी? पेड़ के शीर्ष से, तो पेड़ का शीर्ष हो गया, उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसको क्या बना देते हैं हम? 60 अंश। इसको बना देते हैं 60 अंश। अब आगे कह रहा है कि जब व्यक्ति यहां से, देखो हम ये ए बी हमारा पेड़ है और ये सी बिंदु पर व्यक्ति खड़ा था
आगे देखो, जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे की ओर चलता है, 20 मीटर पीछे की ओर, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो 20 मीटर पीछे किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा ना, तो 20 मीटर पीछे इधर होगा, यानी कि किनारे से जब 20 मीटर और इधर आ जाता है, यानी कि ए बी सी, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, डी। अब कितना मीटर जी पीछे गया, 20 मीटर, तो ये 20 मीटर पीछे आ गए, 20 मीटर पीछे आ गए, तो यही कोण कितने अंश का हो जाता है, यही कोण कितने अंश का हो जाता है, 30 अंश का हो जाता है, समझ गए, यही कोण कितने अंश का हो जाता है, 30 अंश का। पहले 60 था, बाद में क्या हो गया, 30 हो गया। अब आगे देखो, तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम क्या इसको मान लेंगे ना, माना पेड़ की ऊंचाई h, हमेशा ऊंचाई को h मानते हैं, और इस चीज को हम क्या मान लेते हैं, इस चीज यहां से यहां की दूरी को हम x मान लेते हैं, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 20 प्लस x हो जाएगी, समझ गए। ये हमारा, शांत रहो जी, बैठ जाओ, ये हमारा फिगर हो गया। जैसे जैसे फिगर में कहा है वैसे वैसे मैंने बनाया है, समझ गए। फिगर में क्या कहा था, शांत रहो, फिगर में कहा था कि एक व्यक्ति नदी के एक किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ है, समझ गए, और उस पेड़ को देखता है, तो जो है उन्नयन कोण पहले 60 अंश बनता है, और जब 20 मीटर पीछे जाता है तो यही उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, समझ गए। तो नदी की चौड़ाई, जब मैंने त्रिकोणमिति का परिचय तुम्हें ऊंचाई और दूरी पढ़ाया था तो बताया था कि ऊंचाई और दूरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऊंचाई और दूरी का उपयोग दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे तुम नदी की चौड़ाई को नहीं माप सकते हो, जैसे नदी के उस पार जो कोई मंदिर है, अगर तुम्हें ज्ञात करना मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो नदी तैर के जाओगे, फिर ऊंचाई मीटर लगाओगे, ऐसे मापोगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा। उसी को सॉल्व करने के लिए ये ऊंचाई और दूरी है। तुम जहाँ पे नदी के इस पार से ही खड़े खड़े तुम मंदिर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हो, समझ गए। नदी के तुम इस पार हो और मंदिर कहाँ है, नदी के उस पार है, तो तुम नदी के इस पार से ही मंदिर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ, जैसे तुम जहाँ पे खड़े हो वहां से मंदिर कितना दूर है ये पता है, तो मतलब पता है कि मंदिर कितना दूर है, और एंगल थोड़ा सा तुम्हें निकालना होगा कि तुम जहाँ पे खड़े हो एंगल कितना बन रहा है, तो इसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर। देखो तो क्या क्या पूछा है जी, नदी की चौड़ाई पूछा है, बताओ नदी कहाँ से कहाँ तक है, ये नदी के किनारे पर है, नदी की चौड़ाई पूछा है, और क्या पूछा है, ये ऊंचाई। तो चलो किसी त्रिभुज में, हम इस वाले त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या क्या पता है हमें, देखो ये लंब पता है और ये क्या पता है, आधार पता है। अब लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का, sin का, cos का, किसका होता है, tan का, तो tan 60 अंश। अब जो लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि लंब और आधार में किसका संबंध होता है, समझ गए। ये त्रिकोणमिति में बताया गया था, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ऐसा कुछ, समझ गए। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी लंब क्या है, h है, आधार क्या है जी, x है। tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, h बटा x। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं h के पदों में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा करनी में 3, समीकरण 1 हो जाएगा। अब बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कौन सा जी, tan क्या लगाओगे, 30 अंश, लंब बटा आधार, तो लंब तो h ही रहेगा और आधार क्या हो जाएगा, 20 प्लस x, आधार ये पूरा 20 प्लस x हो गया ना, ये x और ये 20 तो जुड़ जाएगा, तो 20 प्लस x हो गया। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा करनी में 3, h बटा 20 प्लस x, फिर ये गुणा कर लो, इसका कर सकते हो ना, 20 प्लस x का 1 में गुणा करोगे तो 20 प्लस x होगा, और बराबर ये क्या हो जाएगा, h करनी में 3 हो जाएगा ना। अब x का मान रख दो, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या जी, जो x की वैल्यू है ना, x के जगह पे रख दो, यानी कि 20 और प्लस x का मान क्या है, h बटा करनी में 3, तो h बटा करनी में 3 बराबर h करनी में 3। अब क्या करेंगे, h बटा करनी में 3 को उधर कर दो और 20 को इधर ही रहने दो, यानी कि क्या मिल जाएगा, 20 बराबर h करनी में 3 माइनस h बटा करनी में 3।
ये बटा 1 करके हल कर लो। एलसीएम क्या होगा, करड़ी में 3 होगा ना, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा 3h माइनस h, ये 20 का करड़ी में 3 में गुणा कर दो, 20 करड़ी में 3 भाई हो जाएगा 2h, h बराबर 20 करड़ी में 3 बटा 2, तो कटा दो, ये 10 करड़ी में 3 मीटर, ये किसकी लंबाई आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 10 करड़ी में 3 मीटर। अब नदी की चौड़ाई कह रहा है ना, तो नदी की चौड़ाई क्या है जी, x की वैल्यू निकाल दो। तो नदी की चौड़ाई ये यहाँ पे खड़ा था तो x की वैल्यू निकाल दो, यानी कि समीकरण 1 से क्या है, x बराबर h बटा करड़ी में 3 है ना, तो x बराबर h का मान हमने 10 करड़ी में 3 निकाला और बटा करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा 10 मीटर। नदी की चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी और पेड़ की ऊंचाई 10 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह इस सवाल को हम लगा लेंगे, समझ गए। 10 मीटर x का मान और 10 करड़ी में 3 दिया, करड़ी में 3 का मान रख दिया है, तुम रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो। अगर करड़ी में 3 का मान रख दोगे तो पेड़ की ऊंचाई जो है 17.32 हो जाएगी। करड़ी में 3 का मान रख भी सकते हो, करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, समझ गए। जब 1.732 रखोगे तो 17 हो जाएगा वो, समझ गए। तो रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। बताओ सवाल समझ में आएगी नहीं। सवाल में कहा था कि एक नदी है, नदी के एक किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरे किनारे पर एक पेड़ है। व्यक्ति जो है पेड़ को देखता है तो जो उन्नयन कोण बनता है 60 अंश का बनता है, समझ गए। और जब व्यक्ति वही यहाँ से पीछे आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो ये कुर्सी, ये नदी है, कुर्सी ये नदी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये दरवाजा मान लो पेड़ है, तो यहाँ से मैं जब दरवाजे को देखता हूँ तो 60 अंश का कोण बनता है। तो जैसे पीछे आता हूँ तो ये कोण घट जाता है, 30 अंश हो जाता है, तो ये 30 अंश हो गया। तो पूछा था कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, यानी दरवाजा की ऊंचाई कितनी होगी, समझ गए। तो अब आ जाओ तो इस तरह से त्रिभुज में लगा के हम निकाल लेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध को बताना, समझ गए। त्रिकोणमिति की सहायता से हम त्रिभुज की भुजा और कोण को बता सकते हैं। अगर भुजा पता हो तो कोण को बता सकते हैं और कोण पता हो तो भुजा को बता सकते हैं। अगला सवाल नोट करेंगे, समझ गए। ये 10 नंबर था, अब 11 नंबर नोट करेंगे। फिगर बना लो और सवाल जब मैं बोलता हूं तभी लिख लो। ये 11 नंबर लिखेंगे। देखो 11 नंबर क्या दिया है, एक क्षैतिज समतल पर खड़े 10 मीटर ऊंचे, एक क्षैतिज समतल पर खड़े 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के आधार एवं शिखर से, ऊंचे स्तंभ के आधार एवं शिखर से, स्तंभ के आधार एवं शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 अंश है। उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है। गिरजाघर क्या है सवाल 15, एक क्षैतिज समतल पर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के आधार एवं शिखर से एक गिरजाघर की चोटी के शिखर से, अच्छा इसको मिटा देते हैं, शिखर से, तो जिसके पास बुक है बोल नहीं सकते हो, बार बार देखने में टाइम लगता है, से एक गिरजाघर की चोटी से उन्नयन कोण, शिखर से गिरजाघर, बोलो गिरजाघर के चोटी से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 है। हाँ, गिरजाघर की ऊंचाई बताइए। गिरजाघर
की ऊंचाई बताइए। नोट कर लो सवाल को। देखो कैसे लगाएंगे। इसमें दो चीज दिया है, एक दिया है स्तंभ मतलब खंबा और दूसरा दिया है गिरजाघर। समझ गए। देखो कैसे लगाएंगे। दस मीटर ऊंचे क्या है, एक समतल पर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ। स्तंभ की ऊंचाई क्या दिया है, 10 मीटर दिया है। देखो कैसे लगाएंगे, फिगर बना रहे हैं। गिरजाघर देखे हो, गिरजाघर चर्च, चर्च मीनार की तरह ही होता है, बहुत लंबा। समझ गए। क्रिश्चियन जो होते हैं उनका चर्च होता है। तो खंबा जैसे मान ले हम यहाँ पे, ये हमारा 10 मीटर का खंबा है। समझ गए। तो चर्च क्या होता है, तो लंबा कौन होगा, चर्च लंबा होगा कि खंबा। तो खंबे की लंबाई पहले ही 10 मीटर दे दिया, चर्च तो बहुत लंबा होता है। समझ गए। गिरजाघर जो होता है बहुत लंबा होता है। इसमें बड़ा कौन, चर्च बड़ा है ना। देखो कैसे फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले चलो हम गिरजाघर को बना लेते हैं। ये हमारा चर्च हो गया गिरजाघर। समझ गए। ये चर्च हो गया। अब इसी के सामने क्या है जी, इसी के सामने खंबा है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, खंबा है। इन दोनों को हम मिला देते। ये हमारा चर्च है और गिरजाघर, और ये क्या है, हमारा खंबा है। खंबे की ऊंचाई क्या दिया है जी, 10 मीटर। अब आगे बढ़ेंगे। दो चीज दिया था, मैंने दोनों को बना लिया। समझ गए। क्या क्या दिया था जी, ये हमारा गिरजाघर हो गया, गिरजाघर, और ये हमारा हो गया क्या, स्तंभ, खंबा। ये अब आगे देखो, 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के आधार, स्तंभ के आधार कह रहा है। तो स्तंभ का आधार कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा। ये स्तंभ है तो आधार का मतलब ये आधार है और ये शीर्ष है। तो स्तंभ के आधार कह दिया ना। 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के आधार एवं शिखर से, गिरजाघर की चोटी से। तो गिरजाघर की ये चोटी है। समझ गए। शीर्ष बिंदु को हम क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं। तो चोटी से उन्नयन कोण जो है, पहले आधार का उन्नयन कोण कितना दिया है जी, 60 अंश। आधार का उन्नयन कोण क्या दिया है, 60 अंश। और स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, पहले लिखा था आधार, तो आधार क्या 60 अंश हो गया। अब बाद में क्या लिखा, शिखर। तो खंबे के शिखर से चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 45। तो ये हमारी है यहां से। अब इसको हम मिला देते इसको। तो ये वाला एंगल जो है कितना दे दिया, 45। ये हमारा क्लियर फिगर बन गया। इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते जी, h मान लेते। गिरजाघर की ऊंचाई को हम क्या मान लेते, h। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या मान लेते, 10। तो अब ये कितना हो जाएगा, h में से 10 को निकाल दो तो ये केवल ऊपर वाला बच जाएगा। यानी कि इस बिंदु को हमने माना a, इसको मान लिया b, इसको c, d, e। तो ये वाली दूरी h माइनस 10, ये 10, ये पूरा h, और इसको हम जो है मान लेते हैं x। अगर a x है तो ये भी x। ये कंप्लीट हमारा फिगर बन गया। जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे हमने फिगर बनाया है। समझ गए। इसमें गिरजाघर कहाँ है और स्तंभ कहाँ है, सब दर्शाया गया है। देख, तो हमें निकालना क्या है, गिरजाघर की ऊंचाई यानी h का मान बताना है। तो h का मान बताने के लिए हमें दो समीकरण बनाने होंगे। पहले तो x हम निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। तो x किस में मिलेगा हमें, देखो इस वाले त्रिभुज में लगा दें, यदि इसमें लगाते हैं ACD, तो हम लगाते हैं त्रिभुज ACD में। समझ गए। त्रिभुज ACD। अब इसमें B को नहीं लिखेंगे, B को लिखोगे तो 4 अक्षर हो जाएगा। त्रिभुज को 3 अक्षर से दर्शाया जाता है। तो देखो ACD में अब क्या लगाओगे, आधार तुम्हें पता है और लंब भी पता है। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा जी, h, और आधार क्या हो जाएगा इसका, x। ये करड़ी में 3 h बटा x, यहां से x बराबर आ जाएगा h बटा करड़ी में 3। अब ऊपर वाले त्रिभुज में लगाएंगे, कौन से त्रिभुज, ABE।
त्रिभुज ए बी ई में क्या लगाओगे, tan 45, ज्यादातर tan ही लगेगा क्योंकि लंब और आधार पता है तो tan ही लगाएंगे ना। tan 45 तो लंब बटा आधार होता है, बताओ त्रिभुज ए बी ई में लंब कितना है, h-10 है ना, h-10 बटा आधार क्या है इसका, x। tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, h-10 बटा के x का 1 में गुणा कर दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, h-10। समीकरण 1 से x का मान रखो, x का मान क्या है समीकरण 1 से, x बटा करड़ी में 3 बराबर h-10, यही ना। इस 10 को इधर, इसको उधर, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 10 -10 इधर आया तो प्लस बराबर ये h, ये प्लस से उधर गया तो माइनस। समझ में आया, समझ में नहीं आया, ये -10 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आगे देखो, इसमें 10 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 3 आ जाएगा ना, और करड़ी में 3 और ऊपर गुणा कर दो, करड़ी में 3h आ जाएगा, करड़ी में 3h माइनस h, 10 का करड़ी में 3 में गुणा कर दो, 10 करड़ी में 3 हो जाएगा, h कॉमन कर लेंगे तो करड़ी में 3 -1 आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 10 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 -1। ये घट नहीं रहा था इसलिए ऐसा बन गया है। करड़ी में 3 +1 का अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर दे, परमेयीकरण कर दे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कर दे परमेयीकरण, तो परमेयीकरण करोगे तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हो ना, तो करड़ी में 3 +1 तो ये हो जाएगा h-10 करड़ी में 3 ब्रैकेट में करड़ी में 3 +1 अपान करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a² - b², एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 10 करड़ी में 3 का 10 आगे इसको करेंगे अभी, 10 कट जाएगा ना इससे, तो गुणा क्या करें, करड़ी में 3 +1 अपान 2 बचे 10, h बराबर आ जाएगा 5 करड़ी में 3 +1, समझ गए। तो h बराबर हम कर सकते हैं, इसी को आंसर कर दें या करड़ी में 3 का अंदर उठा के गुणा कर दें, समझ गए। तो दोनों कर सकते हो, या तो इसी को आंसर कर दो। आंसर जो तुम्हारा दिया है वो दिया है, क्या दिया है, 5 ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 3, यानी कि है करड़ी में 3 का अंदर गुणा किया है, तो हम करड़ी में 3 का अंदर गुणा, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करोगे 3, करड़ी में 3 का 1 में गुणा करोगे करड़ी में 3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो सवाल में क्या पूछा था, गिरजाघर की ऊंचाई हमने निकाल लिया, गिरजाघर की ऊंचाई क्या हो जाएगी 5, 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर, समझ गए ऐसा। अब आगे वाला सवाल देखेंगे, इसमें 12 नंबर, इसमें जो नंबर है मैंने बहुविकल्पी और जो आसान सवाल है सब काट के मैंने बनाया है, तो 12 नंबर चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई नंबर चले। 12 नंबर देखो क्या दिया है, क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदुओं ओ से उन्नयन कोण की माप 15 अंश है, ओ से उन्नयन कोण की माप, क्या बात करो भाई, उन्नयन कोण की माप 15 अंश है, मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की माप 30 अंश हो जाती है। बात क्यों कर रहे हो, जरा इसी का फिगर बना के दिखा दो तो हो जाती है मीनार की ऊंचाई। सवाल मैंने लिख दिया है ना, फिगर बनाओ जरा अपने से,
कैसे बनेगा? सवाल मैंने लिख दिया है, बात क्यों कर रहे हो? फिगर बनाओ, देखो कैसे बनेगा, क्या क्या चीज इसमें दिया है। देखो ये फिगर बना लियो ना, चलो इसका आगे हम फिगर बनाते हैं। इसमें जो जो चीज कहा होगा उसको इंक्लूड करते हुए जो है उन्हें कोड कितना कितना दिया है। अच्छा 15 से 30 हो जाता है, 15 से 30, पहले 15 था फिर 30 हो गया। देखो फिगर बनाएंगे इसका, इसको मिटा देते हैं। देखो इस सवाल में क्या कहा है कि क्षैतिज तल, क्षैतिज का मतलब ये क्षैतिज है, समझ गए? तो क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर मीनार हो गया, समझ गए? और ये जो रेखा है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये क्षैतिज तल पर खींची गई है। ये तुम्हारा बोर्ड क्या है? एक तल है, समझ गए? तो ये हो गया हमारा मीनार, समझ गए? और ये क्षैतिज रेखा। आगे शीर्ष का उसी तल पर स्थित दो बिंदुओं से, तो इसका शीर्ष ये होगा ना, मीनार का शीर्ष यही होगा ना। देखो इसको शीर्ष बोलते हैं, चोटी बोलते हैं, सवालों में अलग अलग बोलेगा, समझ गए? तो शीर्ष बोल सकते हो, चोटी बोल सकते हो। आगे देखो इसमें शीर्ष का उसी तल पर स्थित दो बिंदु से, तो इस तल, उसी तल मतलब है जो तल लिए हैं इस पर स्थित दो बिंदुओं से, तो ये पहला बिंदु हमने मान लिया और यहाँ पे क्या मान लिया? दूसरा बिंदु। तो पहले बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है जी? 15 है, तो 15 ले लेते हैं। तो पहला क्या है? 15 आंसर। और मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, तो मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, देखो मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, तो यहां पर हम इस बिंदु को ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी। अब मीनार की ओर कह रहा है, तो मीनार किधर है? इधर है ना, तो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है तो इधर चलेगा, यानी कि 80 मीटर इधर चलेगा। तो 80 मीटर इधर चला तो कहाँ पे पहुंचाया? सी बिंदु पर। और सी बिंदु पर कोण कितना हो जाता है? 30 अंश, 30 ना जी, 30 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये तो बहुत आसान सवाल बना, समझ गए? अगर तुम्हारा फिगर सही होगा तो सवाल का आंसर सही आएगा, अगर फिगर सही नहीं होगा तो सवाल का आंसर गलत ही आएगा, समझ गए? जैसे जैसे कहा था वैसे बना है कि नहीं? कहा था कि एक मीनार है, मीनार बना लिए। कहा दो बिंदुओं का उन्नयन कोण एक बार 15 है, 80 मीटर जाते हैं तो ये 30 अंश हो जाता है, समझ गए? देखो ये 15 है, जैसे जैसे इधर आते हो, एक बात ध्यान रखना, तुम जैसे जैसे इधर आओगे ये एंगल जो होगा घटता जाएगा, जैसे जैसे तुम इसके पास जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, समझ गए? जैसे जैसे यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके यहाँ पे आओगे इधर ही 60 हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ के लास्ट में 90 पे ये सीधे 90 हो जाएगा, समझ गए? जैसे जैसे इधर बढ़ते हो तो कोण क्या होगा? घटेगा, समझ गए? कोण क्या होगा? घटेगा। इसीलिए ये 30 है और ये 15 है। तो ये नहीं कि कभी ऐसे कर देना, तुम क्रम से ना बना के इसको 15 बना देना, इसको 30 बना देना, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इधर चलते हैं कोण घटता जाता है, तो जो छोटा कोण है इधर रहेगा, बड़ा वाला कोण हमेशा उधर रहेगा। जो भी हम सवाल लगाए होंगे बड़ा वाला कोण हमेशा इसके पास में ही रहा होगा, छोटा वाला कोण इधर रहा होगा, समझ गए? वो तो क्रम से दे भी देता है कि क्रमशः पहले 15 है, पहले 30 है, तो तुम ऐसे ना कर देना क्रमशः का मतलब पहले तो यहाँ पे पहले 15 आ गया फिर इसके बाद ये आया, ऐसा नहीं, समझ गए? चलो देखो इसे, इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, दोनों त्रिभुज में tan sin जो भी लगाना है लगाओ, बस आंसर आ जाएगा। क्या करना है इसमें? एक ही सवाल त्रिकोणमिति का बस तुम्हारे दिमाग में, और ये चल रहा होगा कि हम तो पढ़े नहीं, शुरू से आएगा ही नहीं, पढ़ोगे तब तो आएगा। जो लड़का कुछ नहीं पढ़ा होगा इसको अगर पढ़े तो आ जाएगा। क्या tan 15 का मान निकाल रहे हैं ना हम? देखो तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज इसमें लगाएंगे, इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? x। तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी? 80 प्लस x। ये 80 है, ये x है, जोड़ दिया जाएगा तो पूरा हो जाएगा ना, 80 प्लस x। छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे a b c, त्रिभुज a b c। बात करोगे अभी पूछेंगे तो आएगा नहीं। त्रिभुज a b c में तो क्या लगाएंगे जी? tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? h है, और आधार क्या है त्रिभुज ABC का? x है, तो x होगा।
tan 30 अंश का मान क्या होता है बताओ? 1/3 ना, तो 1/3 h बटा x। यहाँ से हम या तो x की वैल्यू निकालो या तो x की, तो हम x की निकालेंगे क्योंकि x की वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में पुट करेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा? देखो तिरिय गुणा कर दो, तो ये x बराबर क्या मिल जाएगा? करड़ी में 3h समीकरण 1, ये x की वैल्यू मिल गई। अब त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। इसमें देखो tan 15 अंश लगाएंगे, हाइपोडवा 15 अंश है ना, तो tan 15 अंश बराबर लंब बटा आधार h बटा आधार इसका क्या है जी? 80 प्लस x। अब देखो tan 15 अंश का मान हमें याद नहीं होता है, तो उसको निकालना मैंने बताया होगा। tan a प्लस बी का सूत्र त्रिकोणमिति में बताया है, किसी को पता है? tan a प्लस बी, इसीलिए कहा था त्रिकोणमिति उसी को आएगी जो फार्मूला याद करेगा। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो tan 15 है ना, तो tan 15 को हम दो भागों में लिख सकते हैं, दो भागों में 15 को लिख सकते हो। 45 माइनस 30 कितना होगा? 45 माइनस 30, 45 में से 30 घटाओगे कितना आएगा? 15 आएगा ना। तो इस 15 की जगह पे, 15 की जगह पे तुम 45 माइनस 30 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं जी? 15 की जगह पे जी, 15 की जगह जैसे 10 है तो 10 को तुम 5 लिख सकते हो, उसी तरह तो लिखा है मैंने 45 माइनस 30। अब जैसे तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा हो और कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, लेकिन मैंने 45 और 30 ही क्यों लिखा है? 45 और 30 क्या बात कर रहे हो? 45 और 30 इसीलिए लिखा है क्योंकि 45 और 30 का हमें मान पता है। दूसरा भी खंड होगा जो है 15 का, लेकिन वो वाला नहीं इसलिए लिए हैं क्योंकि हम 45 और 30 का ही मान जानते हैं। जैसे कोई कहेगा tan 2 अंश का मान बताओ, तो बताओगे? tan 45 का बता दोगे ना, tan 30 का बता दोगे, इसीलिए यही वाला खंड लिए हैं। अब यहाँ पे देखो ये a हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया। तो a प्लस बी, ये माइनस बी वाला अगर यहीं पे माइनस होता है ना, ये प्लस वाला था, यहाँ पे मैं माइनस कर दूं तो कुछ नहीं होता, बस ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता। अब ये माइनस का सूत्र बन गया, इससे पहले प्लस वाला लिखे थे, समझ गए? अगर इसी को चेंज कर दे तो माइनस वाला, तो दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम माइनस वाला यूज करेंगे, तो tan a यानी tan a का मतलब tan 45 अंश माइनस tan b, b का मान क्या है? 30 अंश, तो tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश। tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1 बटा करड़ी में 3। 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3। इसका एलसीएम लिया जाएगा तो बटा 1 हो जाएगा, एलसीएम इसका करड़ी में 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 का 1 में गुणा करोगे, करड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा बटा। अब इसका भी एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 हो जाएगा और इसके बटा 1 करोगे तो करड़ी में 3 का इधर गुणा हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, तो tan 45 माइनस 30 यही है ना, तो tan 45 माइनस 30 बराबर क्या आ जाएगा? करड़ी में 3 माइनस 1 अपान करड़ी में 3 प्लस 1, यानी कि tan 15 अंश का मान हमने निकाला, करड़ी में 3 माइनस 1 अपान करड़ी में 3 प्लस 1, ये tan 15 अंश का मान होता है, समझ गए? याद करना होगा तो याद भी कर सकते हो, tan 15 अंश का सब मान निकाल सकते हो इसी तरह, sin 15 cos 15 sec 15 cosec 15 सबका निकाल सकते हो, समझ गए? इसी फार्मूले पे। तो चलो tan 15 की जगह पे क्या लिखे जी? ये लिखे ना जो निकाले हैं, करड़ी में 3 माइनस 1 अपान करड़ी में 3 प्लस 1 बराबर h बटा 80 प्लस x। अब क्या करेंगे हम? x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो करड़ी में 3h हो जाएगा। अच्छा ठीक, तो करड़ी में 3 माइनस 1 अपान करड़ी में 3 प्लस 1 बराबर h बटा 80 प्लस x के जगह पे क्या लिखेंगे? करड़ी में 3h, क्या लिखेंगे जी? करड़ी में 3h। भाई तिर्यक गुणा कर दो इसका, तो तिर्यक गुणा कर दोगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में 80 प्लस करड़ी में 3h बराबर भाई h का गुणा इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा जी, करड़ी में 3h प्लस h ये मिल जाएगा। त्रिय गुणा कर दिए, अब त्रिय गुणा करो, करड़ी में 3 का दोनों में करो, फिर -1 का दोनों में करो, समझ गए। करड़ी में 3 का 80 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 80 करड़ी में 3 आएगा। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3h हो जाएगा। -1 का गुणा 80 में करोगे -80 हो जाएगा। -1 का गुणा करड़ी में 3h में करोगे माइनस करड़ी में 3h हो जाएगा बराबर, ये करड़ी में 3h है और ये प्लस h है। अब क्या करेंगे, जितने h वाले पद हैं ना उनको एक तरफ करेंगे और जिनमें h नहीं है उनको एक तरफ करेंगे और h का मान निकाल लेंगे पक्षांतर करके। अरे गुणा करना है जी, 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, ऐसा ना समझो कोई ये बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। अरे गुणा करना है, तुम गुणा करना सीखे हो ना, अब जो जिसको गुणा करने नहीं आता तो दिक्कत है। चलो h वाले को एक तरफ करते हैं, उधर 2 h दिख रहा है ना, बाकी h को उधर ही भेज दो, अंक वाले को उधर रखते हैं। तो देखो 80 करड़ी में 3 और अंक वाले तो -80, और कोई अंक वाला है 3h है, हाँ तो बराबर। अब h वाले सब उस साइड जाएंगे, यानी करड़ी में 3h प्लस h हो गया। अब इधर हाँ माइनस, ये प्लस 3h उधर जाएगा तो -3h, और ये माइनस करड़ी में 3h है उधर जाएगा तो प्लस करड़ी में 3h हो जाएगा। और कोई बचा है, और कोई बचा है कि हो गया? देखो ये 80 है, इसमें से हम क्या करते हैं 80 कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर ये और देखो करड़ी में 3h, करड़ी में 3h जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3h। करड़ी में 3 को करड़ी में 3 में जोड़ोगे तो 2 करड़ी में 3 होता है, करड़ी का जोड़ घटाना आता है ना। और h में से 3h घटाओगे तो -2h। अब क्या करोगे, इसमें से 80 करड़ी में 3 -1, इसमें से 2 कॉमन कर लो, 2h कॉमन कर ले तो यहाँ से 2h निकल गया तो क्या बचा, करड़ी में 3, यहाँ से 2h निकल गया तो क्या बचा -1। तो अब h का मान चाहिए तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो 2h बराबर 80 करड़ी में 3 -1 अपान करड़ी में 3 -1। ये करड़ी में 3 -1 से कट जाएगा, यानी h बराबर 80/2 यानी कि 40 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था? ये तुम्हारा 80/2 का हाई करड़ी में 3 -1, करड़ी में 3 -1 से कट गया ना। देखो 2h बराबर करोगे, यहाँ इससे गुणा है ना, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी ये इससे कट जाएगा तो 2h बराबर क्या मिलेगा 80, तो h बराबर 80/2 तो 40 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। समझ गए? इस सवाल में इस तरह हम लगाएंगे। समझ में आया कैसे हुआ है? tan 15 का मान इसी तरह निकालेंगे, sin 15, tan 15, cos 15 किसी का भी मान होगा तो हम इसी तरह लगाते हैं। समझ गए? चल रहा है मीनार। देखो पंडित जी नहीं आए आज ना, बाकी काम वही करता है। 12 मीटर चौड़ी एक सड़क एक और, देखो एक 12 मीटर शांत रहो जी, अब तो बना नहीं पाए तो देखो ये 12 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ये सड़क हमने बना लिया। सड़क की चौड़ाई बोलो 12 मीटर। अब आगे बढ़ो। 12 मीटर चौड़ी एक सड़क के एक और एक मीनार है। सड़क का ये एक सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, एक तरफ एक मीनार है। चलो एक तरफ एक मीनार बना लेते, ये मीनार बन गया। दूसरी ओर एक मकान है, चलो इधर मकान बना लेते हैं। मीनार से मकान छोटा होगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया, ये क्या हो गया हमारा मकान हो गया। आगे पढ़ो। मकान के आधार से मीनार के शिखर का, तो मकान का आधार ये है ना, और मीनार के शिखर का, तो ये मीनार का शिखर हो गया। 2 पॉइंट मैंने चूज किया। जैसे सवाल में कह रहा था, क्या कह रहा था, मकान के आधार से, तो मकान का आधार ये है, मीनार के शीर्ष से, तो मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण कह रहा है, अर्थात इसको इससे मिलाएंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। समझ गए? तो ये कितने उसका है 60। आगे पढ़ो। तथा मीनार के शिखर से मकान के शिखर का, देखो ये मकान का शिखर हो गया,
ये मीनार का शिखर हो गया, मकान के शिखर से मीनार के शिखर का, तो इसको हम डॉट डॉट करके मिला देते हैं या ऐसे मिला देते हैं। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर से मकान के शिखर का, तो मीनार का शिखर ये मकान का शिखर। ऑनमन कोड कह रहा है, क्या कहा है जी? ऑनमन कोड। तो ये इसको मिला देते हैं तो ऑनमन कोड बनेगा। चलो, तो ये ऑनमन कोड कहा है ना, तो ये दृष्टि रेखा, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी दृष्टि रेखा जो होगी इस साइड होगी, यानी कि ये 45 अंश होगा, और तिर्यक से जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ऐसे बनाना है, समझ गए? ये 45 अंश होगा। और कुछ इसमें दिया है? क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। ये h मान लेते हैं इसकी ऊंचाई, समझ गए? और भवन की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो अब हमें क्या बताना है? भवन की और इस दोनों की जो है ऊंचाई बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्यों जी? तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस x। नाम रख लेते A B C D E, समझ गए? तो अब देखो किस त्रिभुज में हम लगाते हैं, तो हम लगा रहे हैं इस वाले त्रिभुज में A C D, त्रिभुज A C D में, त्रिभुज A C D में क्या लगाओगे जी? tan 60। हमेशा tan ही लग रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि tan फिक्स है, कभी sin cos भी लग जाएगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पे tan ही लगता। tan 60 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। इसमें लंब क्या है जी? पूरा h लंब हो गया, और आधार क्या? 12। तो tan 60 बराबर h बटा के 12। tan 60 अंश का मान क्या होता है? करड़ी में 3, h बटा 12। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 12 करड़ी में 3। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समझ गए? अब देखो, अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज A B E में, त्रिभुज A B E में, त्रिभुज A B E में tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर लंब h माइनस x बटा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? 12। अगर ये 12 है तो ऊपर वाला भी 12 होगा, तो 12। tan 45 अंश का मान 1 होता है, h माइनस x बटा 12, यानी कि h माइनस x बराबर 12। तो h का मान रख दो, 12 करने में 3 माइनस x बराबर 12 हो जाएगा। h का मान 12 करने में 3 माइनस x बराबर 12, इसको उधर इसको इधर, तो 12 करने में 3 माइनस 12 बराबर x। तो 12 कॉमन कर ले तो करने में 3 माइनस 1 बराबर x। करने में 3 का मान 1.732 होता है। अगर आंसर दिया होगा यही तो यही कर लेंगे। अब देखो h किसको माने थे जी? h किसको माने थे? h मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या जी? h किसको माने? तो 12 करने में 3, और मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई तो बराबर क्या हो जाएगी? x का मान 12 करनी में 3 माइनस 1। तो ये मकान की ऊंचाई हो जाएगी, ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरह लगा लेंगे। कौन सा नंबर था? चलो 12 मीटर चौड़ी सड़क, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे। अब आंसर 12 करनी में 3 माइनस 1, 12 करनी में 3 दिया है, समझ गए? ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह लगा लेंगे। समझ में आया? 1 2 3 4। चलो अगला 13 नंबर, ये लास्ट है, शेष अगले डे पे। 4-5 ही सवाल हो पाएंगे डेली, क्योंकि ये सवाल बड़े बड़े होते हैं। देखो अगला सवाल क्या है? एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। आगे, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है, जिनके बीच की न्यूनतम दूरी
300 मीटर है। आगे, यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अनुमान कोण क्रमशः 45 और 45 अंश और 60 अंश हो तो ज्ञात करो कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। चलो फिगर बनाओ सभी लोग साथ साथ। कैसे फिगर बनेगा, जो जो इसमें कहा है उसको हम देखेंगे और फिगर को बनाएंगे। बनाओ फिगर। क्या कहा है इसमें, देखो कहा है एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में मकानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। जैसे 2 मकान हैं, समझ गए, एक मकान यहाँ पर है, एक मकान यहाँ पर है, और वायुयान कहाँ उड़ रहा है, 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है। तो क्रमशः अवनमन कोण दिया है ना, तो चलो देख लेते हैं अवनमन कोण। पैंतालीस अंश और 60 अंश दिया है। ज्ञात करो कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। चलिए तो लिखें। देखो इसमें 2 मकान नहीं बनाएंगे क्योंकि मकान की ऊंचाई नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा जहाज है, मान लेते हैं कि जहाज कहाँ पे है जी, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा जहाज है, समझ गए, और ये h ऊंचाई पर उड़ रहा है। जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, h ऊंचाई पर उड़ रहा है, समझ गए। अब कह रहा है कि 2 मकान से, समझ गए, अब इसके सामने इधर 2 मकान हैं, समझ गए। अब ये नहीं कि मकान तुम्हें बनाना है इसमें, अब नहीं ऐसे मकान बना देना। मकान की जब ऊंचाई दिया ही नहीं तो मकान क्यों बनाएंगे, उसी चीज को हम बनाते जिसकी ऊंचाई दिया हो। जैसे मीनार या मकान दिया था तो दोनों का ऊंचाई दिया था। इसमें अब मकान तुम्हारा जो हो जाएगा बिंदु हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक तो ए पॉइंट पर मकान है, एक तो बी पॉइंट पे मकान है। जैसे मकान, ये जहाज उड़ रहा है, तुम घर में बैठ के जहाज को देखते हो ना, या जहाज से कोई व्यक्ति मकान को देखता है, यानी कि यहाँ इसमें कोई व्यक्ति है और जो है मकान को देखता है। तो पहले कोण कितने अंश का बनता है जी, बिंदु ए पर 45 अंश दिया है, अनुमान कोण क्रमशः 45, तो ये वाला अनुमान कोण कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का। ये 45 अंश, इसको 45 कर लिए। आगे जब ये दूसरा मकान, तो यहाँ पे अनुमान कोण कितना अंश हो जाता है, 60 अंश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 45 होगा, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी 300, समझ गए। ये दोनों घरों के बीच की दूरी क्या है, 300 मीटर है, समझ गए। तो ए बी सी डी, नहीं हम तो नाम रख लिए जी, ए बी सी डी ऐसे रखें। अब देखो कैसे लगाएंगे, फिगर हमारा बन गया है, h का मान निकालना है, समझ गए।
जैसे जैसे कह रहा था, जैसे अभी हम सोच रहे थे कि मकान बना दे 2 ठो, समझ गए, लेकिन वैसे फिगर नहीं बना। जैसे मुझे लगा कि 2 ठो मकान है ऐसे और इनके बीच में यहाँ पे जहाज उड़ रहा है, लेकिन फिर ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं बनेगा, समझ गए, क्योंकि मकान की ऊंचाई कुछ दिया नहीं है। तो मकान एक बिंदु की तरह हो गया। जैसे ये मकान है, हम यहाँ पे बैठे हैं, जहाज ऊपर उड़ रहा है, तो जहाज में से कोई व्यक्ति मकान को देख रहा है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बनेगा, ऊपर है तो अवनमन बनेगा। तो हो गया, देखो इसको x मान लेते हैं, तो पूरा कितना हो जाएगा 300 प्लस x हो जाएगा, समझ गए। तो अब क्या करोगे तुम, पहले हम इस वाले त्रिभुज लगाते हैं DCB यानी कि BCD, त्रिभुज BCD में tan 60 लगाएंगे ना, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है जी h है, आधार क्या है BCD का x है, तो h बटा x। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3, tan 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3 बराबर h बटा के x। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे जी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, समझ गए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, h बटा करड़ी में 3, समीकरण 1। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, तो ACD, त्रिभुज ACD में क्या जी, tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार, पूरा लंब क्या है जी h है और आधार क्या है 300 प्लस x। tan 45 अंश का मान 1 होता है h बटा 300 प्लस x। फिर ये गुणा कर लो, 300 का 1 में गुणा करोगे तो वही रह जाएगा बराबर h, यानी कि h बराबर 300 और प्लस x का मान क्या है, h बटा करड़ी में 3 है ना, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से x का मान रखने पर। तो अब इस h वाले को एक तरफ करो, h माइनस h बटा करड़ी में 3 बराबर 300। इसमें से क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा, ये करड़ी में 3 h माइनस h बराबर 300, यानी कि करड़ी में 3 h माइनस h बराबर 300, करड़ी में 3 h कॉमन कर लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 300, करड़ी में 3 h बराबर 300 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 माइनस 1। समझ में ऐसा कैसे हुआ, यहाँ तक समझ में आया ना। देखो कैसे हुआ, तो tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब h है, आधार क्या है 300 प्लस x। फिर ये गुणा कर दिए, इसका एक में गुणा करोगे वही रह जाएगा, इसका गुणा करोगे वही रह जाएगा। अब हमने समीकरण 1 से जो x का मान निकाला था ना, जहां x है वहां पे हमने क्या रख दिया, h बटा करड़ी में 3। फिर क्या किया, h वाले को एक तरफ कर लिया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, इसका एलसीएम लिया तो करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 3 का 1 कम 1 और h में गुणा करोगे करड़ी में 3h माइनस h। अब इसका तिरिया गुणा कर दो तो 300 करड़ी में 3 हो जाएगा, और करड़ी में 3h माइनस h है तो h कॉमन कर लो, करड़ी में 3 माइनस 1, और इससे गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, परमीकरण कर दें इसका, तो इसकी विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा h बराबर 300 करड़ी में 3 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1। ये 300 करड़ी में 3 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 अपान 3 में से एक जाएगा 2, इसको कटा दोगे तो 150 आ जाएगा, 150 करड़ी में 3 और ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1, करड़ी में 3 का अंदर गुणा कर दो, h बराबर 150 ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसकी ऊंचाई बताना था जी, जहाज की ऊंचाई, तो जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 150 ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर, इतना ऊंचाई पर जो है तुम्हारा जहाज उड़ रहा है, समझ गए। तो आज भी मैंने 4 सवाल लिया, कल की क्लास में भी 4 सवाल लिया जाएगा। अभी इसमें कुल 31 सवाल है, 2-3 दिन और लगेंगे, या किसी दिन 1-2 घंटा लगातार पढ़ा देंगे तब, समझ गए। तो डेली 4-5 सवाल करते रहो, और जो आज सवाल मैंने बताया है ना, घर पे जाकर इसको रिपीट करो, क्योंकि अरिहंत बुक में जो सवाल दिया है बहुत अच्छा सवाल दिया है। एनसीईआरटी में तो सब छोटा आसान दिया है, एनसीईआरटी का तो एक के दिन में 2 दिन पढ़ाए थे, चैप्टर खत्म, एक का चैप्टर था। एनसीईआरटी में तुम्हारे में बस केवल 9.1 में 16 सवाल थे, 2 दिन पढ़ाया खत्म हो गए, बस ऊंचाई और दूरी खत्म एनसीईआरटी की। तब इतना ही सवाल पढ़ के तुम ऊंचाई और दूरी का सवाल नहीं कर सकते हो, जब ज्यादा पढ़ोगे तब ना तुम्हारी कमियां समझ में आएगी कि
क्यों नहीं मुझे आ रहा है? 200 सवाल दिया, 200 पढ़ लिया तो आ गया सर। ज़्यादा पढ़ोगे तब ना पता चलेगा कि हाँ ये नहीं आ रहा है मुझे, ये कमी है हमारे में, समझ गए? चलो शेष अगले डे पे पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल अगली क्लास रहने दो। चलो साइंस दे देना।